स्टार्ट होनी है। और आज का जो हमारा वो है सेशन है वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पे है। तो उम्मीद है कि कल के सेशन से लोगों ने सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैडम आपका एडवांस में शुक्रिया कि आप हमें इस सेशन के लिए टाइम दे पा रही है, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें ये आप दे रही है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। तो आज का जो हमारा सेशन है वेब डेवलपमेंट कोर्स का, तो वो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। सो आई रिक्वेस्ट यू मैडम टू स्टार्ट टुडेज सेशन। थैंक यू। अच्छा, तो कल हम लोगों ने पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा कल का ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। कल जो है हमने पढ़ा था वेब डेवलपमेंट के बारे में, जो फ्रंट एंड फंडामेंटल्स होती है उसमें, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, हमारे पास वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज दैट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन ब्राउज़र, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास इमेज थे, टेक्स्ट थे, सॉरी इमेजेस थे, बटन्स थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, ड्रॉप डाउन्स थे, लिंक्स थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड व्हाट इज़ बैक एंड। फ्रंट एंड जो कि विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट होता है, ठीक है, जो हमें जो वेबसाइट नज़र आता है उसमें जो कंटेंट हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ बैक एंड, जो कि लॉजिक्स होते हैं हमारे पास कि कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, वो कैसे ऑथेंटिकेट हो के यूज़र के पास वापस रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज HTML, ठीक है, जो लैंग्वेजेस यूज होते हैं। सो HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें हमारे पास टैग्स यूज होते हैं। ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि आपस में वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करता है थ्रू टैग्स, थ्रू एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि मैंने आप लोगों को ह्यूमन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज CSS, जो कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की जो है स्टाइलिंग करती है, डिज़ाइन बनाती है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि CSS को हम बगैर HTML के यूज़ नहीं कर सकते, HTML को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CSS को हम जो है HTML के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि व्हाट इज़ इंटरनल CSS, व्हाट इज़ इनलाइन CSS एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम HTML टैग या एलिमेंट के अंदर स्टाइल को यूज़ करके किसी भी टैग को स्टाइल करना चाहें, तो वो हमारे पास था इनलाइन CSS, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल CSS। व्हाट इज इंटरनल CSS, जो हम HTML पेज में हेड टैग के बाद स्टाइल टैग का यूज करके किसी भी सेलेक्टर को उठा देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग स्टाइल करते हैं। सो ये हमारे पास था इंटरनल CSS। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एक्सटर्नल CSS, जिसके लिए हम लोग एक अलग CSS जो है फाइल यूज करके उसको हम HTML पेज के साथ लिंक कर देते हैं, लिंक टैग के थ्रू, और स्टाइल शीट के साथ रिलेशन बना देते हैं। इसके अलावा हम जो है हाइपर रेफरेंस में जो है पेज का जो हमारे पास पाथ है वो दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम वेब ब्राउजर के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करवाया था कि कैसे हम इसको वेब ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने डोम पे कंसोल खोला था अपना, उसमें मैंने आप लोगों को कोड करके दिखाया था, जो कैलकुलेशन की थी, जो हेलो वर्ड प्रिंट किया था। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट हमारे पास वेब एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी जो है वो बनाती है, ताकि वेबसाइट हमारे पास यूज़र इंटरेक्टिव हो जाए, वो डायनेमिक हमारे पास बन जाए, यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन कर सके, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा था कि व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग स्टाइलिंग, रिस्पॉन्सिवनेस और जो है उसमें से इंटरेक्टिविटी, वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी डालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हमारे पास जो है 12 कॉलम्स ग्रिड सिस्टम होता है जिसका यूज़ करके वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के साथ एडजस्ट हो जाता है।
जो कि हम कॉलम बेस उसमें से जो है कार्ड्स को या जो भी हमारा कंटेंट है उनको जो है जगह दे देते हैं एक कंटेनर के अंदर। तो उसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो हमारे पास लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन्स के साथ एडजस्ट होने लगता है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ वी कैन लिंक बूटस्ट्रैप विद आवर वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने CDN पढ़े थे, एक हमारे पास था CSS के लिए CDN लिंक था और एक हमारे पास था जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग उठा के जिस तरह हम लोग एक्सटर्नल CSS को लिंक करते हैं href में, सिंपली आप लोगों ने वो लिंक देना है बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पढ़ा है। इसके अलावा किसने क्वेश्चन किया था कि हाउ वी कैन यूज बूटस्ट्रैप ऑफलाइन, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी थोड़ी सी ओवरव्यू करा देती हूँ कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम लोग जो है अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि कल भी मैंने आप लोग को दिखाया था। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करती हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ पे आपके साथ है, देखिए CSS फाइल कंपैरिजन एंड JS फाइल कंपैरिजन, यहाँ पे डाउनलोड है। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग CSS का भी अलग जो है फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गए, लेकिन मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो CSS के लिए अलग फाइल डाउनलोड हो जाती है, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया भी है कि आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो आप लोग इसके फोल्डर में जाइएगा, पहले तो ये जिप फाइल में होगा, इसको आप लोग एक्सट्रैक्ट करके जो है सही फोल्डर बना दीजिएगा और इसमें हमारे पास CSS का एक अलग फोल्डर होगा, जावास्क्रिप्ट का एक अलग फोल्डर होगा। उसमें से आप लोग जाके उसमें हमारे पास एक फोल्डर होता है CSS के लिए, जो फोल्डर होता है ना वो हमारे पास होता है bootstrap.min.css। तो सिंपली आप लोग जिस तरह हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS को लिंक किया था और रिलेशन में हम लोगों ने स्टाइल शीट दिया था, इसके अलावा जो हाइपर रेफरेंस है जो कि पाथ है उसमें आप लोग सिंपल उसी फोल्डर का पाथ दे देंगे, जिस तरह के मैंने बोला कि कौन सा फोल्डर होता है bootstrap.min.css। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए होता है bootstrap.min.js, तो उसको आप लोग लिंक कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने जो है आज के टॉपिक पे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में, और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट JS के बारे में। तो आप लोगों ने तो नाम सुना होगा होपफुली कि व्हाट इज रिएक्ट JS, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एजेंडा। आज हम रिएक्ट JS में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिएक्ट JS, हमारे पास रिएक्ट JS होता क्या है। फिर उसमें हम लोग एक सिंपल सा ऐप बनाएंगे, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है। इसके अलावा इसमें हम लोग एक सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है। आप लोगों को जो है शो हो जाएगा कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें यूज क्या क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज रिएक्ट JS, ठीक है। रिएक्ट JS क्या होता है हमारे पास। React.js is a JavaScript library for building user interfaces, ठीक है। React.js हमारे पास JavaScript की एक लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूजर इंटरफेसेस के लिए यूज करते हैं। यूजर इंटरफेस होता क्या है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर इंटरफेस वो होता है फ्रंट एंड में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और React.js जो है ये हमारे पास फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेसेस में हम लोग करते क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड टू कार्ट। आप लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट का, ठीक है। आप लोगों ने किसी चीज को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जो भी चीज आप लोगों को ऑनलाइन पसंद आ जाती है आपने उसको सेलेक्ट किया, आप लोगों ने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो
आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी पोस्ट पे लाइक करते हैं, किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करके आप लोगों के पास इमेज खुल जाती है, किसी बटन पे क्लिक करके आप लोग के साथ पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। सो ऑल दीज आर द यूजर इंटरेक्शन विद द वेबसाइट, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस हमारे पास सिंपली यूजर इंटरफेसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक फास्ट यूआई बनाने के लिए जो है यूज होता है, एक रिएक्टिव यूआई बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास आती है वैनिला जेएस, नेक्स्ट जेएस जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है रिएक्ट जेएस से भी। इसके अलावा व्यू जेएस है, एंगुलर है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि आजकल फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि वाई, हम तो जो है जो कल हमने बेसिक्स पढ़े, हम तो उसमें भी यूजर इंटरफेसेस या फ्रंट एंड बना सकते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस हमारे पास लार्ज लार्ज और कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। और जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स होती है, जो छोटे से कंटेंट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसके लिए आप लोग ये बेसिक लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी सैलरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आजकल जो है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी जो है ये बेसिक्स चीज़ें नहीं मांगते, यही रिएक्ट जेएस और जो इसकी तरह जो बाकी सारी लाइब्रेरीज है, वैनिला, नेक्स्ट, व्यू, ये मैंने जो आप लोगों को बता दिया, ये सारी जो है इसकी डिमांड होती है, ठीक है, मार्केट में। इसके अलावा रिएक्ट जेएस डेवलपर का की जो सैलरी रेंज है वो होती है हमारे पास $100,000 टू $140,000, ठीक है। इसको आप लोग पीकेआर में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि कितना बनता है, तो पर ईयर, ठीक है, पर ईयर हमारे पास ये सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा रिएक्ट जेएस को हमारे पास डेवलप किसने किया है, तो रिएक्ट जेएस को फेसबुक वालों ने डेवलप किया है, ठीक है। और फेसबुक खुद भी जो है वो रिएक्ट जेएस में बना है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम जो है वो भी हमारे पास रिएक्ट जेएस में बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फास्ट यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए यूज होती है। इसके अलावा इसकी एक फीचर ये भी है कि इसमें हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब अब क्या है, ठीक है। आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोडिंग करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोडिंग करती है, जो कि एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। यूज़र को मज़ा नहीं आता उस वेबसाइट को यूज़ करने में क्योंकि उसमें लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस क्या करता है, रिएक्ट जेएस पे जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, जो हम अपना यूजर इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट का, तो उस पे क्या होता है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली फास्ट रिस्पॉन्स हमें देता है बगैर किसी पेज के रिलोड के, ठीक है। कल मैं जब आप लोगों को समझा रही थी कि व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज सॉरी व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस हमारे पास वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि फॉर एग्जांपल हम किसी लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाते हैं, तो जब हम उस पे जाते हैं तो हमें एक पोस्ट शो हो रहा होता है सामने, ठीक है। जब हम रीलोड पे क्लिक करते हैं तो अचानक से पोस्ट चेंज हो जाती है, किसी और का पोस्ट हमें नजर आने लगता है, ठीक है। तो दिस इज डायनेमिकली चेंजिंग डेटा। तो ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन कहलाता है। वेबसाइट हम सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला था आर्टिकल्स वगैरह के लिए या कोई पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इसके लिए हम लोग जो है वेबसाइट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम रिएक्ट जेएस में कोई चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से जब हम चेंज कर लेते हैं तो उसके लिए हमें पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो खुद ब खुद उसमें से चेंज आ जाता है। वो चेंज कैसे आता है, वो वर्चुअल डॉम के थ्रू आता है। वर्चुअल डॉम हम पढ़ेंगे कि वो क्या करता क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग आते हैं कि की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिएक्ट जेएस के क्या है और इसके फीचर्स क्या है, ठीक है।
सबसे पहले इसमें हमारे पास यूज होते हैं कंपोनेंट्स। रिएक्ट जेएस एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी? कंपोनेंट बेस्ड मतलब हम लोग जो है बाकी जब हम वेबसाइट बनाते हैं बेसिक्स में, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक पेज में ही अपना सारा कोड करते हैं, ठीक है, फिर दूसरा पेज होता है उसमें अपना सारा कोड कर देते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेस का मतलब है कि हम हर चीज के लिए, फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास नेव बार है, ठीक है, नेव बार के लिए हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और उसको मेन एप्लीकेशन में हम लोग लिंक करके इंपोर्ट करके डाल के उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन के लिए हम लोग अलग कंपोनेंट बना के उसको जो है अपने ऐप में जो इंपोर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ मेरे जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, और वहां पे मैं आप लोग को समझाती हूँ कि हाउ वी यूज कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये मैंने रिएक्ट जेएस में ही बनाई है, जो कि रीड ओनली पर्पस, क्योंकि ये हमारे पास पोर्टफोलियो है तो रीड ओनली पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप लोग को ऊपर नजर आ रहा है, ये लिंक्स और ये जो है लोगो आप लोग कह सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को, ये एक्चुअली हमारे पास नेव बार है। तो ये नेव बार बनाने के लिए हम लोग जो है HTML पेज में जैसा हम लोग करते थे, नेव बार ऊपर में बना लेते थे, फिर उसके नीचे जो हमारा होम पेज होता उसका कंटेंट लिखते थे। यहाँ पे इस तरह नहीं होता। नेव बार आप लोग बनाएंगे और अपने वेब एप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक अलग सेक्शन है, ये हीरो सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग कंपोनेंट बनाया और इसको भी मैंने अपने ऐप में एप्लीकेशन में जो है इंपोर्ट करके यूज किया, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी जो है अच्छी प्रैक्टिस ये है ना कि हम फॉर एग्जांपल अगर नेव बार में चेंज करना चाहे तो हम नेव बार में चेंज करेंगे। हम जो है हीरो सेक्शन पर हमारे पास कोई असर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारा काम सिर्फ नेव बार में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्किल्स की जगह लिखूँ सर्विसेज, तो मैं सिर्फ सर्विसेज, मेरा काम सिर्फ नेव बार के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि मैं नेव बार में चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है स्किल्स, इसके लिए मैंने अलग कंपोनेंट बनाया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स, इसके लिए मैंने अलग कंपोनेंट्स बना के इसको अपने ऐप में इंपोर्ट करके यूज किया है। इसके अलावा अबाउट मी है, इसके लिए मैंने अलग कंपोनेंट बनाया है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट मी है, इसके लिए मैंने अलग कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क और कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इसमें की कॉन्सेप्ट्स में आ गया कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है JSX, जो कि हम जिस कंपोनेंट को भी बनाएंगे, जिस पेज को भी बनाएंगे, जिस फाइल को भी बनाएंगे, उसको हम JSX की एक्सटेंशन देंगे। अब JSX का मतलब क्या है? JavaScript plus XML syntax that allow writing HTML inside JavaScript, ठीक है। तो ये हमें ये फीचर देता है React.js के हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML, अपने वेबसाइट का HTML कोड लिख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। अभी मैं आप लोगों को नोट पैड पे जो है सिर्फ जो है समझाने के लिए दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को, HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू कोई सा स्ट्रिंग में दे देती हूँ हेलो, ठीक है। हेलो मैंने दिया, ये मैंने जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल वेरिएबल जो है वो लिखा, ठीक है। अब HTML में मैं इसको कैसे यूज करूंगी, इसका मतलब क्या है JSX का, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगी पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में मैं सिंपली इस वेरिएबल को उठा दूंगी, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस को जो है
बंद कर लूंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है अपने वेबसाइट का HTML, अपने वेबसाइट के HTML के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम आउटपुट पे आएंगे तो यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा होगा, जो हमने इसकी वैल्यू दी है हेलो। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट इज JSX, what is the meaning of JSX in React.js। इसके अलावा हमारे पास props and states होती हैं। ठीक है, what is states, पहले हम states को समझते हैं कि what is states। states हमारे पास React.js में आप लोग समझिए कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन ही होती है, लेकिन डायनेमिकली हम उसकी वैल्यू को एक उसी कंपोनेंट के अंदर बार बार चेंज करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक काउंटर है, ठीक है, उसको मैंने जो है वैल्यू असाइन की 0 से काउंटर स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास एक बटन है, जब उस पे मैं क्लिक करूंगी तो 0 हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 0 1 में कन्वर्ट होगा ये बेसिकली हमारे पास स्टेट्स के थ्रू होगा। स्टेट्स का मतलब यही हालत चेंज करना। ठीक है, तो डायनेमिकली डेटा को चेंज करना, तो वहां पे हम लोगों ने लिखा होगा उसके लिए कोड के हाउ वी कैन चेंज स्टेट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू इसको 0 दे देते हैं, फिर जहां जहां पे हम लोगों ने इसको चेंज करना होता है तो हम वहां पे इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसी तरह इसको हम स्टेट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रॉप्स है। प्रॉप्स हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। पेरेंट्स से जो है हम वेरिएबल को चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम प्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। प्रॉप्स हम एक कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से जब हम कोई लाइन ऑफ कोड या फिर किसी वेरिएबल को यूज करना चाहे किसी चाइल्ड कंपोनेंट में, उसके किसी चाइल्ड कंपोनेंट में हम उसको यूज करना चाहे तो हम वो प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट को पास कर देते हैं। वो फिर जो है चाइल्ड उसको जो है उसमें अपने कंपोनेंट में जो है चाइल्ड कंपोनेंट जो होता है उसमें यूज कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस ये है कि स्टेट्स हम एक ही कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। जिस कंपोनेंट में हम लोगों ने स्टेट्स को डिक्लेयर किया है उसी कंपोनेंट के अंदर ही हम उसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। और प्रॉप्स हम पेरेंट कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स में जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम पेरेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो फिर जो है चाइल्ड में एक्सेसिबल होगा। तो ये हमारे पास इसका मतलब यही हुआ ना कि एक कंपोनेंट से हम दूसरे कंपोनेंट में जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट पेरेंट चाइल्ड सिर्फ अपने पेरेंट का जो है एक्सेस कर सकता है वेरिएबल प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, और स्टेट्स को हम उसी कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द की कंसेप्ट्स ऑफ React.js। इसके अलावा इसमें हमारे पास वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम, ठीक है, वर्चुअल डॉम हमारे पास React.js में यूज होता है, जो कि स्पेसिफिकली React.js के लिए बना होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था डोम के बारे में कि व्हाट इज डोम। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब मैं कंसोल में डॉक्यूमेंट लिख रही थी तो जो सारा स्क्रीन था आउटपुट में ब्राउजर पे हमारे वेबसाइट का जो आउटपुट है वो सेलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो जो रियल टाइम डोम होता है, रियल डोम, ठीक है, वर्चुअल डोम की अभी मैं बात नहीं कर रही। जो हमारे पास रियल डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, वो हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ दोबारा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट हमारे पास पेरेंट है। ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आप लोग को बना के दिखा रही हूँ। डॉक्यूमेंट हमारे पास है पेरेंट, इसका एक चाइल्ड क्या होगा, HTML। ठीक है, HTML यहाँ पे जो है क्लोज भी होगा। ठीक है, सो HTML जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट का चाइल्ड बन गया। ठीक है, इसके अलावा HTML के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इधर हेड टैग होता है जो कि इसका सब चाइल्ड 1 हो गया, और हेड टैग को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज द सब चाइल्ड ऑफ
HTML। डॉक्यूमेंट हमारे पास पेरेंट चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है HTML एंड हेड इज द सब चाइल्ड ऑफ HTML, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास होता है एक बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इंडेंटेशन दे देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है। बॉडी टैग होता है, ये इसका सिबलिंग बन गया, हेड का सिबलिंग बन गया और HTML का जो है सब चाइल्ड बन गया, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज भी कर देती हूँ क्योंकि ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट का फिर चाइल्ड है HTML, HTML में फिर हमारे पास होता है हेड और बॉडी, ये दोनों आप इसमें सिबलिंग्स हैं। फिर इसके अगेन हमारे पास कुछ चाइल्ड्स होते हैं, हेड में हमारे पास आ जाता है टाइटल, और टाइटल को फिर मैं क्लोज भी कर लेती हूँ, टाइटल आ जाता है। और इस तरह बॉडी में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मैंने कल आप लोगों को करवाए, जो कि P है, H टैग है, इसके अलावा BR है, इसके अलावा जो हेड टैग के अंदर, हेडिंग टैग के अंदर, सॉरी, हेडिंग टैग के अंदर हमारे पास जो कंटेंट होता है हेलो, ये भी हमारे पास चाइल्ड है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसमें सिबलिंग्स बन गए दो। सो दिस इज एक्चुअली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो अब हम आते हैं वर्चुअल डॉम पे कि वर्चुअल डॉम हमारे पास क्या होता है। वर्चुअल डॉम हमारे पास देखिए, जब भी हम रिएक्ट जेएस में वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, उस वेब एप्लीकेशन में हम लोग कोई चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बटन का कलर में चेंज करती हूँ, ठीक है, कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं रेड से कर रही हूँ ब्लू, ठीक है। तो जैसे ही हम चेंज करते हैं तो हमारे पास स्टेट बदलता है ना। तो जब स्टेट चेंज होता है तब रिएक्ट अपना जो वर्चुअल डॉम है वो रियल डॉम के साथ कंपेयर करता है और वो पर्टिकुलर चेंज हमारे पास कर लेता है, ठीक है। और वर्चुअल डॉम की हमारे पास फीचर्स ये है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम चेंज करना चाहे तो स्पेसिफिक कंपोनेंट में हम लोग चेंज कर सकेंगे। अभी मैं आप लोग को प्रैक्टिकली समझाऊंगी तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे, ठीक है। बाकी कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें पेज को जो है रिलोड करना नहीं पड़ता। तो इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्क पे, ठीक है। तो बिल्डिंग अ सिंपल रिएक्ट ऐप विद वीट। देखिए हमारे पास रिएक्ट ऐप बनाने के दो तरीके हैं। एक क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं, एक वीट के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट रिएक्ट ऐप अभी जो है फरवरी के एंड में ही हमारे पास जो है डिप्लीकेट हो चुका है। तो अब हम जो है वीट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप लोग यूज करें, क्योंकि ये नया आया है। वीट के साथ हम जो है रिएक्ट ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं Node.js, ठीक है। Node.js क्या होता है ये मैं आप लोगों को बैक एंड में समझाऊंगी कि Node.js हमारे पास क्या होता है। लेकिन सबसे पहले अभी आप यही समझे ना कि रिएक्ट जेएस के लिए नोड जो है वो हमारे पास मस्ट है, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखे Node.js डाउनलोड, वेब ब्राउजर पे आए, डाउनलोड Node.js, और यहाँ पे आके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने विंडो के लिए डाउनलोड करना है, मैक ओएस, लिनक्स, इसी तरह की बहुत सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोग के पास जो इंस्टॉल हो, उसके लिए आप लोग यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप लोग के साथ डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। और अब आप लोग चेक करेंगे कि हमारे पास Node.js इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास नोड इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं नोड। तो ये हमें वर्जन दिखा रहा है, ठीक है, कि तो इसका जब ये वर्जन दिखाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है सबसे पहले हमने नोड को इंस्टॉल किया, इसके बाद हम लोग जो है अपना रिएक्ट ऐप बनाएंगे, वेबसाइट का रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, ठीक है। रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, लेकिन ये रिएक्ट ऐप के लिए है, रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाने के लिए है, ठीक है।
बट अगर आप लोगों ने कोई उसके बारे में पढ़ना हो तो आप लोग इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बना रहे हैं वीट के थ्रू, तो यहाँ पे भी जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि आप लोग कैसे रिएक्ट ऐप को जो है बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है रिएक्ट के लिए रिएक्ट में अपना ऐप बनाएंगे, जो वीट हम रिएक्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिएक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ जाएगा इसकी इंस्टॉलेशन के, इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी है और वी डॉक्यूमेंटेशन भी है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे हम जो है अपने रिएक्ट ऐप को बना सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ अपने प्रैक्टिकल वर्क पे। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ, ठीक है, और फिलहाल इसको मैं रिएक्ट ऐप का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट जो है राइट करती हूँ, तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और यहाँ पे मैं VS कोड को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो VS कोड हमारे पास जो है ओपन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना टर्मिनल, अपने VS कोड का टर्मिनल जो है वो ऑन करना है, जो कि आप यहाँ से भी जो है कर सकते हो। इसके अलावा इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बैक टिक की है, एस्केप के नीचे जो बटन है 1 से पहले, इसको आप लोग खोल सकते हो। तो आपके VS कोड का टर्मिनल आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्टेप लिखूंगी रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हमारे पास है npm create वीट। आप लोगों को मैंने बोला ना कि एक हमारे पास CRM मेथड है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, लेकिन हम लोग वीट से बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। वीट@latest, ठीक है। MPN क्या चीज है? MPN हमारे पास नोड पैकेट मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर, सॉरी, ये हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि हम जो भी अपने रिएक्ट ऐप में जो भी डिपेंडेंसी या पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहें, तो ये हमें उसमें इंस्टॉल करने देती है वो अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल में आप लोगों ने ये कमांड जो है टाइप कर देनी है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें, ठीक है। इसको मैं इंटर करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंस्टॉल होने लगेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, लेटेस्ट है हमारे पास, ठीक है, वीट@latest, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। npm create वीट@latest, ठीक है। अब ये हमारे पास इंस्टॉल होने लगेगा। देखिए अब ये हमसे प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को नेम क्या देना चाहता है। बाय डिफॉल्ट इसने हमें जो है वीट प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ माय ऐप, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट नेम दे दिया, इसको मैं लोअर केस में कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये हमें कह रहे हैं कि सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं। तो हम रिएक्ट सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारे जो है फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि वेनिला है, व्यू है, नेक्स्ट है, एंगुलर है, बहुत सारी ये और भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोगों ने किस चीज में बनाना है प्रोजेक्ट, सिंपली आप लोगों से मांग रहे हैं, तो हम लोगों ने रिएक्ट में बनाना है, तो यहाँ पे आके मैंने रिएक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब सेलेक्ट अ वेरिएंट, आप लोग कौन सी लैंग्वेज में जो है ये बनाना चाहते हैं। तो एक हमारे पास होता है टाइपस्क्रिप्ट, एक होता है जावास्क्रिप्ट। चूंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, इसलिए हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों को इसने दिखाया भी है कि अब CD करके आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को जो नाम दिया, जो कि माय ऐप है, ठीक है, CD करके आप लोग उसमें जाए
CD माई ऐप, ठीक है, मैंने CD माई ऐप किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें नोट पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो सिंपली आप npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को जो शो किया गया है, और इसके अलावा जो है npm i भी जो है लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है, आप लोग मुझे कोई रिस्पॉन्स दे कि आप लोग को समझ आ रही है या नहीं आ रही। बताएं, अगर किसी को एनी समझ नहीं आ क्वेश्चन? रही बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी बता दें। मैम आप लोग वैसे तो चैट में बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी अलीना बताएं। जी जी। मैम मुझे वैसे तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बट द थिंग इज कि अभी हमें अब जैसे कर रही हैं प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आ रहा है, बट जब हम खुद करने बैठेंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो काइंडली लेक्चर डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर हम उसे दोबारा देखते हैं उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। बस ये एक रिक्वेस्ट करनी थी। ठीक है, ये सर जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो आप वहां से जाके ले लीजिएगा, ठीक है। फिर ओके मैम, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम। अच्छा, एनी किसी और का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? सबको समझ आ रही है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही वो बता सकता है। ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। इस टाइम थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कैसा वो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग वो जब तक होता है मैडम का नेट का थोड़ा इशू है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अलीना, आपने हाथ उठाया है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कह सकते हैं, जब तक मैडम वो सेट करती है तो आप क्वेश्चन करें। एनीवन, आई थिंक आज सबको समझ आ रही है। सॉरी चलो सर, वो अच्छी, बाय मिस्टेक हो गया था। नो इशू नो इशू। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, आज ये जो जैसे ही होता है तो मैडम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। जिसको जब भी समझ नहीं आती तो वो हमारे सेशन यूट्यूब पे भी होते हैं, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। फिर भी नहीं हो तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकती है, ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम जो है ना फिर आपकी जो भी इशू होगा वो हम क्लियर कर सकते हैं। एक रिएक्ट ऐप बना है, ठीक है, जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। तो फिर
हम 5 मिनट वेट करते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास सेकेंड लास्ट स्टेप ही है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। तो फिर मैं ऑलरेडी जो है मैंने बनाया है रिएक्ट ऐप, उसमें मैं आप लोग को बताती हूँ कि उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ओनली 5 मिनट्स, ओके, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैडम ये याकूत अकबर ने कोई क्वेश्चन किया स्लाइड्स का, तो आप उनको अगर रिस्पॉन्ड करें। ओके ओके, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ आपको। देखिए, बिल्डिंग अ सिंपल रिएक्ट ऐप, ठीक है, विद वीट। मैंने तो आप लोग को समझा दिया कि सबसे पहले हम जो है नोड की इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट का पे जाने की लिंक है, ठीक है। इस पे आप लोग जाके नोड को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ वीट प्लस रिएक्ट ऐप, ठीक है। आप लोगों ने जो है रिएक्ट ऐप बनानी है। सबसे पहले जो है, ये तो फॉर एग्जांपल 2 तरीके हैं उसके, ठीक है। एक तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि npm create वीट @लेटेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो तरीका बताया गया है माय फर्स्ट ऐप, ये आप लोगों को इसलिए बताया गया है क्योंकि आप लोग डायरेक्ट क्रिएट वीट के साथ अगर प्रोजेक्ट नेम डायरेक्ट देना चाहे, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सिंपली अभी आप लोग के लिए यही सही रहेगा, ठीक है, कि एवरी पॉइंट आप लोग जो है लिखे, तो फिर आप लोग को समझ आएगा। तो सबसे पहले npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट लिखना है आप लोगों ने। फिर वो आप लोगों से खुद ही टर्मिनल में प्रोजेक्ट नेम मांगेगा। प्रोजेक्ट नेम आप लोगों ने दे देना है कि आप अपने प्रोजेक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सीडी करके अपने प्रोजेक्ट को जो नाम दिया है आप लोगों ने वो दे दोगे, ठीक है। सीडी मतलब कि उस प्रोजेक्ट में जाए, ठीक है, जिसको जिसको मैंने बनाया है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाए, ठीक है। और npm इंस्टॉल लिख देंगे, उसमें नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कर दे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग के पास नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होगा, सिंपली आप लोगों ने एक कमांड राइट करनी है, npm run div। npm run div जब आप लोग दे दोगे ना, तो वहां पे आप लोगों को एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। लिंक आ जाएगा, लिंक पे आप लोगों ने जो है कंट्रोल के साथ उसको जो है उस पे उसको प्रेस कर कंट्रोल को प्रेस करके उस लिंक पे क्लिक करना है, तो वेब ब्राउजर में जो है आपके पास रिएक्ट ऐप खुल जाएगी। ये हमारे पास बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ही बंद कर देती हूँ, और मैंने जो ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, इसी स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। इसमें सिर्फ ये एक स्टेप रहता है, देखे npm ओके, चलो शुक्र है इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास मैं यहाँ पे आऊंगी तो देखे कितने फोल्डर्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे के सारे फोल्डर्स जो है ये यूज हुए हैं, इसका मतलब क्या है, और ये सारे के सारे फोल्डर्स यूज किस लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक कमांड रहता है लास्ट वाला, npm run div। इसको मैं जैसे एंटर कर देती हूँ, ये हमें एक लिंक देता है, ठीक है, कि लोकल होस्ट 5173 पे आप लोगों का रिएक्ट ऐप पड़ा है। तो मैंने कंट्रोल बटन को प्रेस किया और इसके साथ में इस पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर पे हमारे पास जो है वीट प्लस रिएक्ट, देखिए ये हमारे पास खुल गई है। इसके साथ साथ इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट एक काउंटर भी बनाया है, ठीक है, जिसको अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट हो, आप लोग इसे जो है मिटाना चाहते हैं तो कोड को मिटाए और अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसमें से कुछ फोल्डर्स है जिसके साथ आप लोगों का ज्यादा काम नहीं होता, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या चीज है। तो सबसे पहले तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने नाम दिया इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नोड मॉड्यूल्स। इसमें ये देखिए कितनी सारी फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो
नोड मॉड्यूल्स हमारे पास क्या करता है, जब हम अपने रिएक्ट ऐप में जितने भी हमारे पास पैकेजेस होते हैं इंस्टॉल करते हैं, उसका जो सोर्स कोड होता है वो नोड मॉड्यूल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, मतलब जो पैकेजेस होते हैं इसका जो एक्चुअल कोड होता है वो नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो दिस इज द नोड मॉड्यूल फोल्डर इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक फोल्डर हमारे पास क्या होता है। इसमें अगर आप लोग देखें, इसमें आप लोग के पास एक एसवीजी पड़ी है, ये है रिएक्ट की एसवीजी। ठीक है, तो पब्लिक फोल्डर जो है वो इसके अंदर हम जो भी रखते हैं, ज्यादातर इसमें लोगोज और जो है हमारे पास ज्यादातर आइकन्स वगैरह ही होते हैं, तो इसमें जो भी होता है उसको हम स्टैटिकली सर्व करते हैं। ठीक है, स्टैटिकली सर्व करने का मतलब क्या है, मैं आती हूँ यहाँ पे रिएक्ट ऐप पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या नाम है, फोल्डर पब्लिक फोल्डर के अंदर जो है वीट.svg, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये देखूं। ठीक है, वीट.svg में देखूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे /वीट.svg लिख लूंगी, तो देखे ये आइकन इसने हमें दिखा दिया। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि ये हमें जो है बेसिकली स्टैटिक्स फाइल इसमें हम लोग रखते हैं, या स्टैटिक जो एसवीजीज है लोगो से इसमें रखते हैं, और ये हमें जो है वो सर्व करके देता है अगर हम यूआरएल पे इसके लिए रिक्वेस्ट करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें होता है index.html फाइल, दिस वन। index.html फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट HTML फाइल है। ठीक है, इसके अंदर काम सिर्फ इस चीज का है, रूट का। आईडी हमने इसमें दी है रूट। फॉर एग्जांपल मैं इस रूट को चेंज करूं, यहाँ पे मैं दे दूं हेलो मैंने दे दिया। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊं अपने रिएक्ट ऐप में, तो ये मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा, इसमें हम बेसिकली जो है आईडी पास करते हैं, और आईडी फिर हम लोग जो है मेन फाइल में पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही जो है हमारा जो है सारा कोड जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, अब रूट आईडी हम लोगों ने इसको क्यों दी, यहाँ पे आप लोगों को एक SRC फोल्डर नजर आ रहा होगा। ठीक है, SRC फोल्डर का बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, SRC फोल्डर हमारे पास जो है जब हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, तो जब हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो रिएक्ट सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में SRC फोल्डर को ढूंढता है, और यही वो फोल्डर है जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा कोड करते हैं, अपने सारे के सारे पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली SRC इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोल्डर इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये सब ये जो है ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्रिएट करता है, ये जो सारे के सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो SRC में आता है और ये main.jsx को फाइंड करता है। अब देखिए इसकी एक्सटेंशन है JSX। मैंने आप लोग को बता दिया कि JSX क्यों है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहता है, ठीक है, कि क्रिएट रूट बनाओ। ठीक है, कहाँ से रूट बनाओ, डॉक्यूमेंट पे जाओ, वहां से टैग गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस एलिमेंट को जिस टैग को हम लोगों ने आईडी दी है रूट, उसको रेंडर करो, उसको दिखाओ। ठीक है, किस चीज पे, हमारे वेबसाइट का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको ब्राउजर पे दिखाओ, उसको शो करो, उसको रेंडर का मतलब है शो करो। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट पे जाओ, जिसको हमने आईडी दी है रूट, ठीक है, उस पे जाओ और वहां पे उस पेज को जो है रेंडर करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आईडी डिफ को हम लोगों ने रूट आईडी दी है। ठीक है, डिफ बेसिकली हमारे पास HTML टैग है। ठीक है, जो कि हम मुख्तलिफ बॉक्सेस अगर हम यूज करना चाहें कंपोनेंट्स कंटेंट्स के लिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी भी चाइल्ड टेक्स को हम किसी बड़े टैग में रैप करना चाहें तो उसके लिए हम लोग जो है div टैग यूज़ करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सारा का सारा काम जो है ऐप का होता है। ऐप बेसिकली क्या है? हमारा बेसिक एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम जो भी देखिए app.jsx, ये इस ऐप की बात कर रहा है, ठीक है? इसको इम्पोर्ट किया है, यहाँ इम्पोर्ट किया है main.jsx फाइल के अंदर, ठीक है? ऐप को इम्पोर्ट किया है। अब ऐप में हमारे पास है क्या? जो सारा का सारा कोड हमारे प्रोजेक्ट का होगा। देखिए एसवीजीज है पड़ी है, जो कि आप लोगों को ये आइकन्स दिखा रही है, एक रिएक्ट की, ये एक वीट की, ठीक है? इसके अलावा वीट प्लस रिएक्ट हमारे पास हेडिंग है, इसके अलावा बटन है, काउंट, सेट काउंट 1, ये सारी जो है यहाँ पे पड़ी है। अब हम बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे आके बताती हूँ दिस इज एक्चुअली स्टेट्स, कि स्टेट्स क्या होती है, ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया भी डायनेमिकली जब हम डेटा को चेंज करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है एसआरसी के अंदर एसेट्स फोल्डर। एसेट्स फोल्डर में हमारे पास रिएक्ट की जो है आइकन पड़ी है। जो भी इमेजेस वगैरह, जो भी आइकन्स हम यूज करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, वो हम एसेट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है app.css और index.css। तो ये इन लोगों ने जो है इस बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग इन लोगों ने की है, इसकी स्टाइलिंग बनाने के लिए जो है ये CSS की फाइल्स बना रखी है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है .getIgnore। .getIgnore फाइल हमारे पास क्या करता है, ठीक है? GitHub पे हम जब कोई कोड करते हैं तो वो हम पुश करते हैं, ठीक है? आप लोग जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कोड करोगे, तो वो आप लोग बेसिकली ग्रुपिंग में या ऑनलाइन जो आप लोग कोड करोगे, ग्रुपिंग में GitHub पे ही ब्रांचेस बना के एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, इसको यूज करोगे, इसको कोड करोगे, ठीक है? तो ज़्यादा वेबसाइट पे जो है, अभी तो हमारे पास बैकएंड नहीं है, जब बैकएंड होगा तो हमारे पास कुछ सीक्रेट्स की होती है, कुछ जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की, तो वो हम फिर जो है गिटहब पे अपलोड नहीं करना चाहते, ठीक है? तो जब हम उसको अपलोड नहीं करना चाहते तो वो हम गिट इग्नोर में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? जैसे इन लोगों ने यहाँ पे लॉग्स को रखा है, नोड मॉड्यूल्स को रखा है, तो ये बेसिकली इन चीज़ों को जो है गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते, ठीक है? तो गिट इग्नोर हमारे पास फाइल जो है ये यूज होती है जब हम गिटहब पे किसी चीज़ को जो है पुश ना करना चाहे, ठीक है? शेयर ना करना चाहे, तो गिट इग्नोर उसके लिए। ES लिंट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारे पास लिंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट लिंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके अलावा मैंने आप लोग को index.html समझा दिया। इसके अलावा पैकेज लॉग डॉट जेसन है, लेकिन इससे पहले आप लोग पैकेज डॉट जेसन समझे। पैकेज डॉट जेसन फाइल में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है, इसके अलावा इसकी इंफॉर्मेशन होती है, वर्जन होती है कि टाइप इसका क्या है, इसके अलावा स्क्रिप्ट्स होती है कि इसको हम डिव के साथ स्टार्ट करते हैं और वीट इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी डिपेंडेंसी हम npm के थ्रू इंस्टॉल करना चाहें तो वो हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जो है स्टोर होती है, ठीक है? अब पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करता है? पैकेज लॉग डॉट जेसन हमारे पास इन यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी या पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। रीडमी डॉट md जो है ये फाइल जो है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जो ये ऐप बना है रिएक्ट एप्लीकेशन, उसके बारे में जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दे देती है। इसके अलावा बीट config डॉट जेस है, तो इसके साथ ज़्यादातर काम नहीं होता। जब हम टेलमेंट CSS यूज़ करना चाहें देन इसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई और इस तरह की जो है पैकेज यूज़ करना चाहे देन इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप लोग प्लगइन्स, रिएक्ट्स वगैरह, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है इसके। तो अब मैं आती हूँ app.jsx में, जिसमें हमारे पास जो है एक्चुअल कोड होता है, ठीक है? हमारे प्रोजेक्ट का एक्चुअल कोड होता है। देखिए मैंने आप लोग को बताया कि स्टेट्स हमारे पास, व्हाट इज स्टेट, प्रॉप्स और स्टेट्स मैंने आप लोग को दोनों बता दिए। तो स्टेट्स एक्चुअली हमारे पास ये स्टेट है, ठीक है? स्टेट हमारे पास एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसकी खासियत ये कि हम इसको इसी कंपोनेंट के अंदर ही डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले हमने डिक्लेयर किया कि इसको नाम दो आप काउंट, ठीक है?
और जब हम इसको चेंज करना चाहे देन आप ये यूज करो सेट काउंट, ठीक है। और यूज स्टेट 0, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू दे दी 0, इनिशियल स्टेट इसको हम लोगों ने दे दी 0, क्योंकि ये हमारे पास देखें इधर काउंटर बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो ये इनिशियली हमारे पास जो है क्या है 0 था और फिर ये हमारे पास चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये हमारे पास डायनेमिकली चेंज कैसे होता है। देखिए बटन पे इन लोगों ने, जैसे कि कल हमने जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक इवेंट यूज किया था कि जब बटन पर क्लिक हो तो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ कहाँ पे, ये जो सेट काउंट नाम हमने इसको दिया है ये इसका बेसिकली दूसरा नाम है, ठीक है। हम जो भी स्टेट बनाएंगे उसके साथ फिर जब हम उसको डायनेमिकली चेंज करते हैं तो उसके लिए हम लोग नाम चेंज करते हैं सेट काउंट। तो अगर आप लोग के पास कोई सेट इमेज हो, अगर इमेज को जो है आप लोग चेंज करना चाहे, इसी तरह आप लोगों ने नाम यूज करने हैं सेट, इसके सेट वर्ड इसके साथ जरूर यूज करना है, ठीक है। तो हम कहते हैं बटन पर आओ और जो स्टेट है उसकी हालत बदलो। कैसे बदलो, काउंट पैरामीटर इन लोगों ने फंक्शन में लिया है, ठीक है। और सेट काउंट पे आके आप लोगों को काउंट के साथ जब भी बटन पे क्लिक हो काउंट के साथ 1 को प्लस करो। कैसे प्लस करो, इनिशियल 0 है हमारे पास, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उसके साथ 1 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे इनिशियल स्टेट में 1 होगा तो उसके साथ फिर से जब बटन पे क्लिक होगा तो 1 प्लस होगा तो 2 आ जाएगा, इसी तरह फिर से 3, इसी तरह फिर से 4। तो बेसिकली यहाँ पे जो है यूज स्टेट का मतलब ये है। देखिए जब मैं अभी इनिशियल स्टेट इसकी 0 है, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ 1 हो गया, 0 के साथ 1 प्लस हो गया तो 1 आ गया, फिर 1 के साथ 1 प्लस हो गया, ठीक है, 2 आ गया। अब इनिशियल स्टेट में 2 है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ 1 प्लस होता है इसके साथ तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो सो दिस इज बेसिकली स्टेट्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोग को हेलो वर्ल्ड का जो है कुछ राइट करूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बेसिकली ये जो हमारे पास ये टैग है, ठीक है, ये हमारे पास जो है पेरेंट टैग है, इसके बगैर हम लोग अगर कोई 2 टैग यूज करना चाहे तो वो हमारे पास एरर देगा, इसलिए हम इसको पेरेंट टैग में जो है रैप करते हैं। मतलब देखिए इसमें हमारे पास अभी जो है h1 को मैं प्रिंट करूंगी ना, ठीक है, हेलो प्रिंट करूंगी तो ये हमारे पास जो है प्रिंट होगा हेलो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं पी टैग को यूज करूं, इसमें मैं दोबारा लिखूं हेलो तो देखे इसके नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि एरर है, तो यहाँ पे ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो ये क्यों हमें दे रहा है एरर, इसको हमने एक पेरेंट टैग में जो है रैप करना है। कैसे रैप करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग डिव भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप लोग ये टैग यूज करें। और यहाँ पे मैं दोबारा से जो है 2 टैग्स को यूज कर सकती हूँ, तो देखिए अभी हमें एरर नहीं दे रहा, ना हमें रेड लाइंस इसके नीचे शो हो रही है। तो देखो एक हेडिंग हमारे पास प्रिंट हो गया, एक हेलो प्रिंट हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है वो कंपोनेंट के बारे में बोला कि कंपोनेंट बेस है हमारे पास React.js को। तो कंपोनेंट बेस कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आती हूँ और SRC में मैं एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ मैसेज। कंपोनेंट का नेम आप लोगों ने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है, एम को कैपिटल लिखना है, मैसेज डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पे मैं आती हूँ यहाँ पे इधर मैं कुछ लिख देती हूँ कि दिस सॉरी पहले मुझे टैग यूज करना होगा, इधर H को मैं यूज कर देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज my first component, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकती हूँ। कैसे मैं यूज कर सकती हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं आके इसी रेपर के अंदर मैं ओपन टैग लगा लूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लूंगी क्या नाम दिया है हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को, मैसेज। देखिए इधर आप लोग को
दिखा रहा है, साथ में इसका यूआरएल भी आप लोगों को मिल रहा है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कंपोनेंट हमारे पास इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगी तो मैं ऐसे क्लोज करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगी तो देखिए ये तो हम लोगों ने अलग कंपोनेंट बनाया है ना, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे जो है इंपोर्ट करके यूज किया। तो आप लोग देखेंगे हमें ये नजर आएगा, दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट। सो दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। सो ये हमारे पास था आज का जो है एजेंडा, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज। एनीवन, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं अभी। एनीवन ऑफ यू, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अभी तक का बेहतरीन सेशन यही था, ये कल और आज का। तो फिर भी अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की बात ही नहीं है, जिस तरह मैडम ने जो डिटेल से बात की है तो इसमें क्वेश्चन का जो है ना वो बनता ही नहीं है कुछ। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है जहन में आ रहा है तो वो कर सकता है। आई थिंक कि किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन, फॉर योर टाइम और इतना डिटेल में पढ़ाने का। और क्योंकि मैं जब भी मैं किसी मेंटोर से मिलता हूँ तो वो मैं इसको नोट करता हूँ कि हमें बेहतर से बेहतर मेंटोर मिलता रहता है जो कि इतनी डिटेल्स वाले। आपसे पहले एक मेंटोर थी, एक फीमेल, उसने बड़ा बेहतर जो है ना सेशंस दिए थे, और उससे बेहतर आज आपने दिया है। उससे पहले मैंने किसी का इतना बेहतरीन सेशंस नोट नहीं किए जितना आप दोनों थैंक यू सो का। मच, थैंक यू सो क्योंकि मच। एक आपका तो बहुत ही डिटेल में था, और आपसे पहले का भी वो जो है ना वो 80% था, लेकिन आपकी सेशन में बात ही नहीं थी। मैं समझ रहा हूँ कि 100% जिस तरह आप डिटेल में बता रही है, सामने हर एक चीज़ करके इंस्टॉल करके और सब कुछ डिटेल में बता रही है। सो मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सेशन, जो कि आप अपना टाइम निकाल रही है यहाँ पे आके सेशन दे रही है स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर द सेशन। थैंक यू और सो मच। हम अभी सेशन यून कर लेते हैं। सो एक दफ़ा फिर थैंक यू वेरी मच मैडम। यू आर वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।